Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about a Supreme Court's directive with respect to CAPF, Central Armed Police Forces. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस टॉपिक हमारे जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी से सीधा सीधा रिलेटेड है। वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है मैंडेट ऑफ इम्पोर्टेंट फोर्सेस ऑफ इंडिया, उससे रिलेट करके देखा जा सकता है सीएपीएफ को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को। एक बार जरा देख लेते हैं अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया। सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उसके अंदर आते हैं इंडियन आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। फिर होते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके अंदर आते हैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड असम राइफल्स। इनके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टेट पुलिस फोर्सेस तो होते ही हैं अलग अलग रेस्पेक्टिव स्टेट्स के, प्लस देर आर सम स्पेशलाइज्ड फोर्सेस आल्सो। फॉर एग्जांपल एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, दे आर आल्सो नोन एज ब्लैक कैट्स, यूज्ड फॉर टेरर थ्रेट्स एज वेल एज वीआईपी सिक्योरिटी। इसके अलावा देर इज अ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, जिसकी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सीएपीएफ के अंतर्गत हमने देखा 6 तरीके के फोर्सेस आते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जगहों पे। तो कहीं पे मिलिटेंसी है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मान लीजिए इंसर्जेंट फोर्सेस को डील करना है, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको हम लोग माओइज्म भी कहते हैं, उनसे डील करना है, तो सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया जाता है। सीआईएसएफ, आप अक्सर जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को देखते हैं वो होते हैं सीआईएसएफ। इनकी जिम्मेदारी होती है भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी कभी कभार सीआईएसएफ फोर्सेस दिए जाते हैं इफ दे मेक पेमेंट to the government of India. So if they request and are willing to make payment, then CISF can be provided to private enterprises also. Then we have BSF, Border Security Force, established in 1965. इनकी मेन जिम्मेदारी है भारत की जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसको गार्ड करने की। बट अभी भी जो सेंसिटिव एरियाज हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के, दैट इज गार्डेड बाय इंडियन आर्मी ओनली। इसके अलावा आईटीबीपी, Indo-Tibetan Border Police, raised in 1962. They are also known as हिमवीर्स। इनकी जिम्मेदारी है साइनो इंडिया यानी कि भारत और चाइना की बॉर्डर को विजिलेंस करना। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर को सेफगार्ड करते हैं। एंड असम राइफल्स, दे आर द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज एस्टैब्लिश्ड इन 1835 एंड दे गार्ड इंडिया म्यांमार बॉर्डर। देखिए, सीएपीएफ को ही, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को ही कभी कभार कह दिया जाता है पैरा मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफिशियल नेम इज सीएपीएफ, बट समटाइम्स दे आर आल्सो रेफर्ड एज पैरा मिलिट्री फोर्सेस। अगर पैरा मिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ की बात करें कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर यूज्ड एज ऑफेंसिव फोर्स, यानी कि जब वॉर होगी, दूसरे देश एनिमी के ऊपर काउंटर अटैक करना है, तो मेनली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। बट नॉर्मल टाइम्स में डिफेंसिव फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, फॉर कीपिंग सेफगार्ड एंड ऑल। जैसे कि नॉर्मल टाइम में बीएसएफ को काम दिया गया भारत पाकिस्तान बॉर्डर या इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सेफगार्ड करने का। बट अगर वॉर शुरू हो जाएगी, देन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर डिप्लॉयड। दैट इज व्हाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर नोन एज ऑफेंसिव एंड सीएपीएफ इज नोन एज डिफेंसिव फोर्सेस। एक और फैक्ट सीएपीएफ से रिलेटेड हमें देखना चाहिए कि सीएपीएफ आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट इसमें जो एक सीएपीएफ है असम राइफल, विच इज इनफैक्ट द ओल्डेस्ट वन, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। असम राइफल इज अंडर ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, बट उसका ऑपरेशनल कंट्रोल, उसको कौन कौन से एक्टिविटीज टेकअप करनी है, कैसे कैसे अपने आप को एंगेज करना है, दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल इज विथ इंडियन आर्मी विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस कारण से कहा जाता है कि असम राइफल्स इज अंडर ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर।
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की कैसे वहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा या प्रमोशन वगैरह होगा मेनली, वो सब चीज़ें देखता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जबकि उसका ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में डायरेक्टिव्स दिए हैं भारत सरकार को कि ग्रुप ए के जो भी ऑफिसर्स हैं सीएपीएफ के, राइट सिंस 1986 दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइज सर्विसेज की तरह रिकॉग्नाइज करने से ऑफ सीएपीएफ? इससे क्या है कि सीएपीएफ के जो ऑफिसर्स हैं दे विल बी ट्रीटेड एट पार या इक्वालिटी विद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस ऑफिसर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट या पेमेंट पर्पसेस ऑल्सो। तो जो हिस्टोरिकल डिस्पैरिटी कंप्लेन करते हैं सीएपीएफ के फोर्सेस, वो एड्रेस हो जाएगी, उनका करियर प्रोग्रेशन भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो पाएगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरबीआई ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड सरप्लस टू द गवर्नमेंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज। देखिए, आरबीआई की भी अलग अलग सोर्सेज से अर्निंग होती है। यू नो द पर्पस ऑफ आरबीआई। आरबीआई को जिस मकसद से बनाया गया है, ये एक रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर के लिए एंड इट ऑल्सो फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये सब तो आप जानते ही हैं। बट आरबीआई की भी अर्निंग होती है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में खरीदता बेचता है आरबीआई, तो उस टाइम में इसके लिए अर्निंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब आरबीआई होल्ड करता है तो उस केस में आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो एक तरीके की अर्निंग है। बाइंग एंड सेलिंग के टाइम में भी आरबीआई की थोड़ी सी अर्निंग होती है। उसके अलावा आरबीआई मेक्स इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसीज, दूसरे देशों की करेंसी भी स्टॉक करके रखता है, उसको कई बार जब बेचता है, जैसे कि मान लीजिए डॉलर उसने खरीदा 80 रुपीज़ के भाव और बेचा 82 रुपीज़ के भाव, तो हुई ना अर्निंग आरबीआई की। आरबीआई कई सारा अपना एसेट जो है वो फॉरेन कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करके रखता है, वहां से भी अर्निंग आती है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, तो वहां से इंटरेस्ट अर्निंग होती है। तो देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ अर्निंग फॉर आरबीआई। तो ये आरबीआई के पास अर्निंग आई। अब अ पार्ट ऑफ इट्स अर्निंग इज ट्रांसफर्ड बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर। उसको कहा जाता है डिविडेंड या सरप्लस ट्रांसफर। अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज ट्रांसफर्ड to the government of India and rest money is kept with RBI as reserves। इसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि आरबीआई ने साल 2024-25 के लिए जो बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए फैसला किया है कि 2,69,000 करोड़ सरप्लस या डिविडेंड ट्रांसफर करेगी भारत सरकार को। दिस इज हाईएस्ट एवर डिविडेंड ट्रांसफर्ड बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले साल 2,11,000 करोड़ के आसपास ट्रांसफर किया था। दैट वाज आल्सो रिकॉर्ड ट्रांसफर व्हेन इट वाज डन लास्ट ईयर। अब उससे भी ज्यादा इस साल ट्रांसफर करेगी आरबीआई। क्यों रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर कर पा रही है आरबीआई? उसके पीछे कारण सिंपल है, आरबीआई की अर्निंग ज्यादा हुई है इस साल। और अर्निंग ज्यादा इसलिए हुई है क्योंकि लार्ज डॉलर सेल्स हैव बीन डन बाय आरबीआई दिस ईयर टू स्टेबलाइज फॉलिंग रूपी। हुआ क्या है कि आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से निकाल करके खूब सारा डॉलर उसने इंडियन इकोनॉमी में रिलीज किया है, ताकि डॉलर की सप्लाई को वो इंडियन इकोनॉमी में बढ़ा पाए, जिससे डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज रहे। तो उस प्रोसेस में आरबीआई ने खूब सारा डॉलर बेचा है, जहां से उसकी अर्निंग हुई है। प्लस जो आरबीआई के फॉरेन असेट्स हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जो आरबीआई ने इन्वेस्ट किया है, वहां से अर्निंग भी अच्छी खासी हुई है, बिकॉज ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप। तो इससे एक अच्छी बात ये होगी कि नाउ गवर्नमेंट विल गेट ह्यूज रिजर्व फ्रॉम आरबीआई। तो इससे गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में मदद मिलेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इस नंबर्स के साथ ही नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि भारत सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट लगभग 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.2% तक रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। अब थोड़ी सी एक और बात समझ लेते हैं कि आखिर कितना पैसा ट्रांसफर करना है, ये आरबीआई कैसे तय करती है, उसके लिए क्या नियम है। तो आरबीआई कितना पैसा ट्रांसफर करेगी, इसके लिए एक प्रॉपर नियम है विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड as per economic capital framework adopted by RBI in 2019।
And this economic capital framework was adopted by RBI as a result of recommendation of Bimal Jalan Committee. तो ये हमेशा से ही एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट रहा था. देयर हैव बीन सेवरल कमिटीज इन द पास्ट इवन बिफोर बिमल जलान कमिटी ऑन द इशू कि आरबीआई की जो भी अर्निंग है उसमें से कितना पैसा आरबीआई को रिटेन करना चाहिए अपने पास एज कंटिंजेंसी रिजर्व या कंटिंजेंसी बफर, और कितना पैसा इसको ट्रांसफर करना चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसको लेकर के हमेशा से ही डिफरेंसेस थे. तो अब जाकर के बिमल जलान कमिटी के हिसाब से इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क अडॉप्ट हुआ और उसके हिसाब से काम होता है. बट क्या क्या कमिटीज बनाई गई एक बार जरा ब्रीफली वो भी देख लेते हैं. उसके लिए एकदम फंडामेंटल से रिवाइज करते हुए चलते हैं. इसी असेट्स विथ आरबीआई, आरबीआई के पास जिस जिस तरीके से उस संपत्ति है उसकी, फॉरेन करेंसी एसेट जो दूसरे देशों की करेंसी आरबीआई के पास है दैट इज पार्ट ऑफ आरबीआई एसेट. उसके अलावा गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई ने जो लोन दिया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को प्लस बैंक्स को, वो सब आरबीआई के लिए है असेट. उन सब से आरबीआई को अर्निंग मिलती है विच इज पार्ट ऑफ आरबीआई प्रॉफिट. अब उस प्रॉफिट से आरबीआई को अपना एक्सपेंस निकालना पड़ता है, सैलरी टू द ऑफिसर्स, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, मेंटेनेंस चार्जेस ईटीसी, रेंट देना अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्टेशनरी कॉस्ट एंड ऑल. अब प्रॉफिट से जब एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लिया तो बचता है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट हर साल जो आरबीआई के पास आ रही है उसका कितना हिस्सा आरबीआई अपने पास रखेगी और कितना भारत सरकार को ट्रांसफर करेगी, दैट ऑलवेज हैज बीन अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट या डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई. भारत सरकार तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा या सारा का सारा नेट प्रॉफिट दे दो जिससे उनको अपना बजट मैनेज करने में आसानी हो, बट आरबीआई वुड लाइक टू कीप some money with itself as contingency reserve buffer. Contingency reserve buffer means some fund maintained with RBI for a rainy day. Rainy day मतलब a day or a time when Indian economy is facing financial crisis. उस टाइम के लिए आरबीआई कुछ पैसा अपने पास बचा करके रखना चाहती है. तो जो पैसा आरबीआई अपने पास बचा करके रखना चाहती है उसको कहा जाता है कंटिंजेंसी रिस्क बफर ऑफ आरबीआई. तो ये एक डिफरेंस हमेशा रहा है आरबीआई और भारत सरकार के बीच में. भारत सरकार चाहती है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार को मिल जाए ताकि उनको अपने फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने में मदद मिले, जबकि आरबीआई चाहती है टू कीप अ सर्टेन अमाउंट विथ इटसेल्फ एज कंटिंजेंसी रिस्क बफर. कंटिंजेंसी रिस्क बफर, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड विच आरबीआई वांट्स टू मेंटेन विथ इटसेल्फ फॉर रेनी डेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी. रेनी डेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब और टाइम व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज अंडर सम स्ट्रेस. कैसे आप अपने घर में कुछ पैसा बचा करके रखना चाहते हैं, कभी कोई इमरजेंसी क्राइसिस आ गई तब उसका इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही आरबीआई कुछ पैसा अपने पास बचा करके रखना चाहती है. जब इस तरह की क्राइसिस आएगी देन आरबीआई विल यूज दैट मनी. आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक्स. मतलब बैंक के पास अगर कहीं और से फंड अरेंज करने का ऑप्शन ना हो तो देयर इज आरबीआई विच इज रेडी टू गिव मनी टू द बैंक्स थ्रू रेपो रेट मीन्स या फिर थ्रू बैंक रेट मीन्स. ये सब आपको मॉनेटरी पॉलिसी में मैं पढ़ाता ही हूँ इंडियन इकोनॉमी की क्लास में. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल. तो आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द बैंक्स. अब बैंक्स के पास कहीं से पैसा ना हो तो आरबीआई उनको पैसा देने के लिए तैयार रहती है. ऑफ कोर्स थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज करती है. अब इस तरीके से आरबीआई ट्राइज टू कीप कंट्रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मेंटेन इट्स हेल्दी नेचर. इसलिए आरबीआई के पास थोड़ा सा कंटिंजेंसी रिजर्व या कंटिंजेंसी रिस्क बफर बना रहना जरूरी है. भारत सरकार चाहती ज्यादा ज्यादा पैसा उसको मिले और ये डिफरेंसेस के कारण दोनों में डिस्प्यूट्स रहे हैं. कई सारी कमिटीज बनाई गई हैं पास्ट में, जैसे ऊषा थोराट कमिटी, मालेगम कमिटी एंड ऑल. बट द लेटेस्ट वन which is now followed in order to resolve this tussle between RBI and Government of India is Bimal Jalan Committee. Bimal Jalan Committee का recommendation था कि RBI should maintain a contingency risk buffer in the range of 5.5% to 6.5% of its asset. यानी कि जो भी RBI का asset है, जितनी भी उसके पास संपत्ति है, उसका लगभग 5.5 से लेकर के 6.5% तक आरबीआई को अपने पास कंटिंजेंसी रिस्क बफर मेंटेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू डील विथ एनी पॉसिबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडियन इकोनॉमी. यानी कि आरबीआई के पास अगर मान लीजिए कि 100 लाख करोड़ रुपए हैं, मान लीजिए,
तो उसका 5.5 से लेकर के 6.5 यानी कि 5.5 लाख से लेकर के 6.5 लाख करोड़ के आसपास तक उसको अपने पास कंटिजेंसी रिजर्व में रखना चाहिए। बाकी सारा पैसा उसको भारत सरकार को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बिमल जलान की कमेटी को फॉलो करना शुरू किया आरबीआई ने, और उसके अंतर्गत आरबीआई ने बनाए अपने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। लेकिन आरबीआई की जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है उसमें आरबीआई ने रेंज रखा है 4.5% टू 7.5%, यानी कि 1% और इनलार्ज कर दिया है ऑन द लोअर एज वेल एज हाइयर साइड। और जनरली आरबीआई हाइयर साइड वाला जो कंटिजेंसी रिस्क बफर रेंज है 7.5% वही मेंटेन करती है अपने पास, यानी कि जो भी कमाई होती है उसकी हर साल उसमें से उतना ही पैसा वो भारत सरकार को ट्रांसफर करती है कि ट्रांसफर करने के बावजूद भी जो फंड आरबीआई के पास बच जाए दैट शुड बी इनफ टू बी एटलीस्ट 7.5% ऑफ असेट्स ऑफ आरबीआई। जैसे आरबीआई की असेट है अगर 100 लाख करोड़ की, तो आरबीआई के पास कंटिजेंसी रिजर्व बफर कम से कम 7.5 लाख करोड़ की जरूर बचे। ये आरबीआई कोशिश करती है। इस साल भी 2.69 लाख करोड़ ट्रांसफर करने के बावजूद भी आरबीआई इज हैविंग अ कंटिजेंसी रिस्क बफर ऑफ 7.5%, यानी कि जो भी उसका असेट है उसका 7.5% आरबीआई के पास कंटिजेंसी रिस्क बफर के फॉर्म में है। तो ठीक ठाक सा पैसा आरबीआई अपने पास बचाए हुए है इन ऑर्डर टू डील विथ पॉसिबल रेनी डेज इन फ्यूचर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया पासिंग रेफरेंस में ही, उसके ऊपर यूपीएससी ने साल 2020 या 21 में ये प्रश्न पूछा था प्रीलिम्स में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल celebrates its 8th incorporation day. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view as well as GS paper 4 ethics and integrity point of view. इस टॉपिक को थोड़ा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो हमारा सब्जेक्ट है जीएस पेपर 4, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू कर्ब करप्शन। उससे रिलेट करके इस टॉपिक को देखा जा सकता है। देखिए, पब्लिक ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में करप्शन कैसे होता था वाइल प्रोक्योरमेंट, वो समझते हैं। मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे स्टेशनरी रिक्वायरमेंट होती है, पेन या पेपर खरीदनी होती है। अब होता क्या था कि पहले सरकारी दफ्तर के जो बड़ा बाबू हैं, जो भी हैं सीनियर ऑफिसर, वो बुलाते थे किसी स्टेशनरी वाले को, बोलते थे कि यार इतनी कॉपियाँ चाहिए, इतने पेन चाहिए। ये बोलता था हो जाएगा सर। अब बड़ा बाबू पूछते थे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर मैं तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ तो। ऑफ कोर्स इसको कुछ ना कुछ बेनिफिट बड़ा बाबू को या सीनियर ऑफिसर को देना पड़ता था। उसी को तो कहा जाता है करप्शन, यूज ऑफ पब्लिक ऑफिसेज या पब्लिक अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन, दैट इज नथिंग बट करप्शन। अब करप्शन जब होगा, ये इसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा अंडर द टेबल देगा तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट को ओवर प्राइस करके बेचेगा, अपने स्टेशनरी प्रोडक्ट को ओवर प्राइस करके बेचेगा, तब तो ये अपना पैसा रिकवर कर पाएगा। तो शॉपकीपर विल पे सम ब्राइब एंड देन ही विल ओवर प्राइस हिज प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट करप्शन। और ये करप्शन का पैसा अल्टीमेटली जो है किसको इम्पैक्ट करेगा? टैक्स पेयर्स को, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट ऑफिसेज का प्रोक्योरमेंट होता है और वहां पे पैसा बढ़ा करके दिया जा रहा है ताकि ऑफिसर्स की जेबें भरती रहें। करप्शन का प्रॉब्लम, तो इस तरह के प्रॉब्लम से डील करने के लिए साल 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल लेकर के आई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इट इज अ पोर्टल, जीईएम पोर्टल, जिसकी मदद से अब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज से टेंडर निकाले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे टू द सप्लायर्स, दैट विल बी डन प्योरली इन ऑनलाइन फॉर्म। आपके ऑफिस की जो भी जरूरत है, अब कोई भी ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा, उसको ऑनलाइन पोर्टल पे डालेगा कि मेरी ऑफिस की इतनी जरूरत है, 1000 पेन चाहिए, 2000 कॉपियां चाहिए। अब बिडर्स अपना अपना बिड सबमिट करेंगे कि हम इतने में सप्लाई कर सकते हैं, हम इतने में सप्लाई कर सकते हैं। द बेस्ट बिडर हु इज बी प्रोवाइडिंग द बेस्ट प्रोडक्ट एट द बेस्ट रेट, उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। तो सिस्टम आते ही, टेक्नोलॉजी आते ही सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ह्यूमन इंटरफेस इज रिमूव्ड, नाउ टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस इज क्रिएटेड एंड दैट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, और उससे फिर करप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ई ऑक्शन का प्रोसेस ला दिया गया विथ हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल एंड दैट हेल्प्स इन ग्रेट एक्सटेंट डूइंग अवे विद द करप्शन।
done during procurement in public offices. So this can be a good example. GEM, Government E-Marketplace, can be a good example कि how technology brings transparency in governance and reducing corruption. Government E-Marketplace का अगर significance देखें, now it has huge supplier base. For example, 1.6 lakh government offices या buyers से हैं, and there are about 23 lakh sellers या service providers who are active on government E-Marketplace. वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे दोनों ने रिपोर्ट किया है कि जीएम पोर्टल के आने के बाद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कम से कम 10% की सेविंग्स तो होती ही होती है. प्लस देयर आर मेनी स्मॉल इंटरप्राइजेज हु नाउ गेट फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑफिसेज. एमएससीज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे आर्टिसंस एंड वीवर्स हैं. नाउ ऑल्सो दे गेट अपॉर्चुनिटी. अदरवाइज अर्लियर बिकॉज ऑफ करप्शन दे वर नॉट एबल टू गेट अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट्स या सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन गुड एंड एथिकल गवर्नेंस. ई गवर्नेंस क्या होता है आप समझा दीजिए पहले. यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी. इट रिमूव्स ह्यूमन इंटरफेस, जो मैंने आपको बात बताई, एंड दैट इज हाउ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ह्यूमन इज रिमूव्ड एंड दस इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम. राजीव गांधी जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार की तरफ से 1 रुपया चलता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर, सिर्फ 15 पैसा ही पहुंच पाता है टू द पुअर पीपल. बीच में 85 पैसे यानी कि 85% ऑफ द फंड इज साइफॉन्ड ऑफ, डाइवर्टेड अवे बाय द करप्ट ऑफिसर्स. क्योंकि पहले सारा पैसा कैश के फॉर्म में ट्रांसफर होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के बेनिफिशियरीज तक. लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के बाद, ई गवर्नेंस के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकता है. सीधा बैंक अकाउंट को लिंक करके पैसे ट्रांसफर कर दिए थ्रू जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी. सो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इज ऑल्सो गुड एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस विच हैज हेल्प्ड इन कर्बिंग डाउन करप्शन. देन देयर आर उमंग पोर्टल, प्रगति पोर्टल, ये सब एग्जांपल के तौर पे आप दे सकते हैं. भारत सरकार के लेवल पे, असम लेवल पे सेवा सेतु पोर्टल, मिशन वसुंधरा, मिशन सद्भावना और ऑल्सो गुड एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस ब्रिंगिंग गुड या एथिकल गवर्नेंस. Next topic is about first state of world animal health report, important from prelims exam point of view. The first state of world's animal health report has been released by World Organization for Animal Health, WOAH. WOAH जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज हेडक्वार्टर इन पेरिस. इसको 1924 में स्टार्ट किया गया था. इसका मेन लक्ष्य है टू शेयर ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल डिजीजेस. क्योंकि अगर ये किया जा सकेगा देन ओनली जूनोटिक डिजीजेस, जूनोटिक डिजीज मतलब डिजीज दैट इज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, उनको कर्व किया जा सकेगा. कोविड पैंडेमिक जैसे डिजीजेस जो हैं वो फ्यूचर में कर्व किए जा सकेंगे. टाइमली इंफॉर्मेशन इज ब्रॉट इन पब्लिक डोमेन and at the same time animal health could be improved if there is timely information with respect to animal diseases. उसी मकसद से WOAH काम करती है और अब इसने फर्स्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है. इस रिपोर्ट के अंदर जो की बातें हैं, शिफ्टिंग डिजीज पैटर्न, एक एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि कई सारे एनिमल बेस्ड डिजीजेस थे जो अब नए नए ज्योग्राफिकल एरियाज में देखने को मिल रहे हैं जहां वो पहले नहीं हुआ करते थे. 47% of these diseases are zoonotic in nature, मतलब they spread from animals to humans, so that is a matter of concern. जो अफ्रीका में मान लीजिए डिजीजेस जनरली देखने को मिलते थे एनिमल बेस्ड डिजीज, अब वो एशिया में भी देखने को मिल रहे हैं और वो जूनोटिक डिजीजेस हैं. तो इस कारण से पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक जैसे केसेस फ्यूचर में बढ़ने की और संभावना है. एंड राइजिंग इंटेंसिटी ऑफ एनिमल डिजीजेस, एनिमल डिजीजेस की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है. जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एवियन फ्लुएंजा, फुट एंड माउथ डिजीजेस, ये लगातार भी हो रहे हैं. फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, बार बार कुछ दिनों पे हो रहे हैं. पहले एक आउटब्रेक होने के 4-5 साल बाद दूसरा आउटब्रेक होता था, आजकल 6-6 महीने पे इस तरह के आउटब्रेक हो रहे हैं. एंड नाउ सच आउटब्रेक्स आर मोर सीवियर एज वेल, सो दैट इज अ कंसर्न. इंटेंसिटी इज ऑन द राइज ऑफ एनिमल डिजीजेस. ज्योग्राफिकल एरिया भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है. इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पे जो प्रश्न था उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही नहीं होगा. प्री डिस्पोजिशन जेनेटिक कारण से नहीं होता है, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, प्लस क्रोनिक डिजीजेस के कारण भी नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. अमृत भारत स्टेशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट सही थे. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.